हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 अगस्त और 10 अगस्त का सारा शिफ्ट समाप्त हो चुका है और 13 अगस्त का भी पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में तीसरे शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। ठीक है, देखिए अगर पांचों का योग 50 वर्ष है तो हम लोग एवरेज इसका कितना निकाल सकते हैं। अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 5 बहन है, 1 2 3 4 5। ये जो एवरेज होता है ये हमेशा बीच में रहता है। ठीक है, तो एवरेज 10 साल है तो ये कहाँ होगा, बीच में होगा। अब 2 बहन इससे छोटी है और 2 बहन इससे बड़ी है, तो 3 3 साल का गैप है। तो इसके बाद वाला का कितना एज हो जाएगा, 10 3 13। इसके बाद वाला का 13 3 16। ठीक है, और इससे पहले का जब निकालना होगा तो 3 माइनस करेंगे तो 7, इससे पहले का तो इसमें 3 माइनस करेंगे तो 4। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है, तो सबसे बड़ी बहन की आयु कितना है, 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर सबसे छोटी का पूछता तो कितना होता, 4 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं। इसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों ही पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए पहला पाइप है, मान लेते हैं ए है, दूसरा पाइप है बी। ये 4 घंटे में भर देता है और ये जो दूसरा पाइप है ये 10 घंटे में खाली करता है। तो टैंक का क्षमता कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 20 यूनिट। ठीक है, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन ये जो दूसरा पाइप है ना, ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी जो है माइनस में लिखेंगे। अब देखिए कह रहा है कि जब टंकी आधी खाली है तो टोटल तो कैपेसिटी इसका 20 यूनिट का है। जब आधा खाली होगा तो ये कितना यूनिट अभी बचेगा, 10 यूनिट। ठीक है, इसका आधा 2 से डिवाइड करके लिखें, यानी 10 यूनिट ही टंकी अभी भरना है, क्योंकि 10 यूनिट पहले से भरा हुआ, सवाल में ऐसा कह रहा है। अब ये 10 यूनिट को दोनों को एक साथ खोलेगा, यानी पाइप ए और पाइप बी को, तो कितना टाइम लगेगा। देखिए दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 5 यूनिट भराएगा, उसमें दूसरा पाइप जो है 2 यूनिट खाली कर देगा, तो 2 इसमें माइनस करेंगे तो 3 यूनिट पर आवर के हिसाब से भराएगा। ठीक है, तो 10 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 3 3 9 1 10, यानी 3.1/3 घंटा। तो यहाँ पर 3 घंटा 20 मिनट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये 3 घंटा तो 3 घंटा है, 1/3 घंटा हो गया आपको 20 मिनट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर है, बीसी 15 है, ए बी 8 है। त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, पहले एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं। कह रहा है सवाल में कि बी पर समकोण है, यानी ये समकोण है तो यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ ए हो गया, बी और ये सी। ठीक है, इसमें बी सी 15 है, ये भुजा कितना है, 15 सेंटीमीटर। ए बी 8 है, ये 8 है। ठीक है, ये 8 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा, ट्रिपलेट होता है 8 15 17 का, तो ये कर्ण हो जाएगा 17। ठीक है, देखिए परिवृत्त पर बनाया जाएगा जब वृत्त, तो किस तरह से वृत्त बनता है, इस तरह से। ठीक है, तीनों भुजा को तीनों शीर्ष को क्रॉस करते हुए, छूते हुए इस तरह से। और इसका जो केंद्र होगा यहाँ पर होगा, ये कर्ण के बीच में, ये जो एच है हमारा ए सी, इसके बीच में होगा। अगर इसका त्रिज्या निकालना होगा, यानी परिवृत्त का त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा, ये होता है h/2। पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे इस पर। तो h हमारा कितना है यहाँ पर, 17, ट्रिपलेट से 17 होता है, 8 15 17, तो ये 17/2 हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर में 8.5 सेंटीमीटर नहीं है, और सवाल में भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड। ठीक है, इनस्क्राइब्ड मतलब होता है कि अंदर में वृत्त बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस तीनों भुजा को टच करते हुए, और इसका केंद्र यहाँ पर है। तो यहाँ पर सवाल में गलती है। अगर हिंदी को देखेंगे तो परिवृत्त कह रहा है, जिसका होता है सरकम सेंटर, तो यहाँ पर सरकम स्क्राइब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनस्क्राइब है, इसका मतलब है अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या का, अंतःवृत्त का जो त्रिज्या निकलता है, यानी कैपिटल आर हो गया परिवृत्त का, अंतःवृत्त का निकालेंगे तो ये हो जाता है P+B-H/2। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। और ये भी एक तरह से फॉर्मूला ही है, और ये भी
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, पी का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस बी का वैल्यू 15 है, माइनस एच करना है, एच 17 है, 17 कर देंगे बटा 2, यानी 15 8 23, 23 में 17 माइनस करेंगे तो 6, 6 बटा 2, ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 448 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगा, है ना, भुजा पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में 488 जबकि हिंदी में 448, तो हिंदी वाला को इग्नोर करेंगे, इंग्लिश वाला को हम लोग सही मान के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसको एक तो बेसिक से कर सकते हैं, एक नहीं तो ऑप्शन से। ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन 8 है, यानी अगर पहले घन का भुजा 8 सेंटीमीटर हम लोग मानेंगे तो 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो अब भुजा कितना हो जाएगा 8 2 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 8 8 का क्यूब 512 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। क्या ये कितना बढ़ रहा है, डिफरेंस इसका कितना आ रहा है 488 का। सवाल में भी यही कह रहा है कि 488 बढ़ जाता है, तो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर बेसिक से करेंगे तो मान लेते हैं कि पहले भुजा ए था, ठीक है, और बढ़ने के बाद क्या हो गया a+2 हो गया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पर a+2 का क्यूब करेंगे, यानी कि आयतन निकालेंगे, फिर ये पहले वाला जो भुजा है a, इसका भी आयतन निकालेंगे, और जो डिफरेंस है 488 वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 8 प्लस 3ab, 3ab ये 3 गुना 2 6 हो गया, 6 गुना a 6 इंटू a+b यानी a+2, माइनस ए क्यूब पहले से है बराबर 488। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ए क्यूब यहाँ पर है, ए क्यूब को यहाँ से काट देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, दोनों एक प्लस है एक माइनस है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 गुना ए, 6 गुना ए कितना हो जाएगा 6a², 6a गुना 2 12a हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर अचर पद कौन सा है 8 है, तो यहाँ पर 8 होगा, और उधर से 488 को इस तरफ ले आते हैं, इधर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 6a² प्लस 12a माइनस 480, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, समझने के लिए एक बार लिख दिए हैं। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 6, तो 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2a, और यहाँ पर माइनस 6 8 48 यानी 80 हो रहा है बराबर 0। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, तो 2 को इस तरह से तोड़ना है कि ताकि गुना करने पर 80 हो और जोड़ने या घटाने पर 2a हो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 8 और 10 ले सकते हैं। ठीक है, और ये -8 रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में आना है, तो 10 में 8 माइनस करेंगे तो 2a हो जाएगा, गुना करेंगे तो -8 गुना 10 80 हो जाएगा। तो ये हमेशा लिखते हैं हम लोग तोड़ के, लेकिन ये आंसर नहीं होता है, इसका उल्टा आंसर होता है। -8 है तो ये +8 हो जाएगा, 10 है तो -10 हो जाएगा, तो माइनस वाला को इग्नोर कर देंगे, प्लस वाला हमारा आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। टेन अल्फ़ा √2 - 1 है, तो टेन अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा क्या होगा। ठीक है, देखिए टेन टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, और ये नहीं तो ये भी होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तीनों एक ही से बनता है। तो यहाँ पर अगर टेन थीटा ये है तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है बताइए। अल्फ़ा में है तो अल्फ़ा लिखते हैं, कॉट अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर √2 + 1 होगा। अब ये कैसे होगा देखिए, जैसे यहाँ पर टेन का वैल्यू दिया हुआ ये, तो टेन बराबर क्या होता है 1/cot, या कॉट बराबर क्या कर सकते हैं 1/10 कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेन का दिया हुआ है, कॉट का निकालना है, तो कॉट का कैसे निकल जाएगा 1/10 करेंगे। टेन का वैल्यू है √2 - 1, √2 - 1, इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसी से फिर से यहाँ नीचे भी देंगे और इसको गुना करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक शॉर्टकट बता रहे हैं, जब इन दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 हो तो √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जब अंतर 1 हो तो हमेशा इसका परिमेयकरण जब हम करेंगे तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी चिन्ह को सिर्फ बदल देंगे। √2 - 1 है तो हम लोग √2 + 1 लिख दिए। जैसे मान लीजिए इस तरह के सवाल में आ जाएगा कि 1/√2
√5 माइनस √3, ठीक है। इसका क्या होगा, तो ये क्या हो सकता है, इसका अंतर कितना आ रहा है, √5 का अंतर 5 आ रहा है, √3 का अंतर स्क्वायर 3 आ रहा है, यानी दोनों का अंतर 2 आ रहा है। तो इसको हम लोग उल्टा के डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि गलत हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर का अंतर हमेशा 1 आना चाहिए, तब जाके हम लोग इसको डायरेक्ट उल्टा के लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिए हम। उसके बाद सिंपल सा है कि इसमें इसको घटाना है, यानी कि √2 माइनस 1 में घटाना है √2 प्लस 1। ये कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1 माइनस √2 और ये माइनस और प्लस -1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 62,500 पर 21% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 21% रेट है, 1.5 वर्ष का टाइम है, तो पहला वर्ष तो 21% लगेगा ही, दूसरा वर्ष कितना लगेगा, 10.5%, क्योंकि हाफ ईयर ही है, तो 10.5%। इन दोनों का सक्सेसिव रेट कितना होगा, फॉर्मूला याद है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, कितना परसेंट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के पहले लिखते हैं एक्स वाई की जगह पर, तो 21 10 31 31.5 हो गया। उसके बाद प्लस करना है एक्स वाई, इन दोनों को गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 दाई 210 हो रहा है, और 21 का 0.5 में गुना करेंगे तो 10.5 होगा, यानी कि 10.5, ये हो जाएगा 220.5। अब ये 220.5 को 100 से डिवाइड भी करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2.205, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 31 2 33, दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, 52705, इतना परसेंट इसका आंसर होगा। तो निकालते हैं 62,500 का 33% निकालते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो होगा वो आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो 33% इसका कितना हो जाएगा, 33/100, 0 और 33 गुना 625 करना, तो 625 गुना 3 करेंगे तो ये कितना होगा, 1875, और फिर से 1875 होगा। 5 7 5 12, बचा 1, 8 7 15 1 16, एक बचा, 8 1 9 1 10, इधर 2, यानी 20,625 आ रहा है, 33%। जबकि निकालना है हमको 0.7% और, तो इससे थोड़ा सा बड़ा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो और कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं। इसी संख्या का 32% 80 है तो संख्या कितना है, ठीक है। ये 80 है हमारा, 32, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, 8 दाई 80, 8 चौके 32, 4 से इसको 25 बार में, 25 गुना 10 250। अगला सवाल, दो संख्या का गुणनफल 40 है, इनमें एक संख्या 2.5 है, तो दूसरी संख्या क्या है। सिंपल सा है, इसको डिवाइड करना है इससे, या देख लेंगे कि ऑप्शन में किसका 2.5 गुना 40 है, 16 का 2.5 गुना 40 होता है, तो ये हमारा सही आंसर। नहीं तो इस तरह से 40 में 2.5 से डिवाइड कर सकते। अगला सवाल देखते हैं। यदि 192 पेन का मूल्य 10 रुपया है तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदें। सिंपल सा है, रुपया आधा हो गया तो कलम का संख्या भी आधा हो जाएगा, तो 96 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 10 का आधा 5, तो 192 का आधा 96। अगला सवाल, ये सब फ्री का नंबर है, ठीक है। ABC का अनुपात है, AB का अनुपात 3:8 है, BC का 6:13 है, ABC का पूछ रहा है। क्या इसको सॉल्व करना जरूरी है, नहीं। तो देखिए AB में 3:8 कहाँ बन रहा है, यहाँ 3:8 है, ठीक है। यहाँ 3:6 नहीं है, 3:48 नहीं है, 9:24 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:8 बन रहा है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ लास्ट वाला क्या है, BC का अनुपात 6:13, 6:13 यहाँ बन रहा है, 13 है 8 है, ये नहीं होगा, खत्म। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। पी क्यू और आर का मान क्या है। कथन हमारे पास दो ठो है। देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पी प्लस क्यू का वैल्यू आएगा, स्क्वायर हटाएगा तो इधर वर्गमूल आ जाएगा 4। देखिए एक समीकरण है, 2 वेरिएबल है, तो मान निकालना असंभव है एक तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि केवल एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट से तो संभव नहीं है। अब दूसरा भी देखते हैं। पी माइनस क्यू बराबर आर है, पी माइनस क्यू बराबर 4 है, ठीक है। उसके बाद आर बराबर 2p है, आर बराबर 2p है। तो दूसरा स्टेटमेंट का जब मदद लेंगे हम लोग तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद आर का वैल्यू भी यहाँ पर पी का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं।
तो जवाब देने के लिए दोनों स्टेटमेंट जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक्स शहर में 2017 के 6 महीनों में मोटरसाइकिल का उत्पादन और इसका पंजीकरण दर्शाता है। चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल और दूसरी संख्या कुल वाहन। ठीक है, पहली संख्या यानी ये ब्लू वाला जो है मोटरसाइकिल का है और ये जो रेड वाला है ये टोटल जो व्हीकल है उसके पास वाहन उसका है। तो मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिल का पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मई से जून देखना है हम लोग को, मोटरसाइकिल का है तो ब्लू वाला देखेंगे। तो यहाँ पर मई का है, मई यहाँ पर है 17 है और जून में कितना है 28 है, यानी 17 से 28 हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है 11 का। तो 11 का वृद्धि हुआ है 17 पे, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100/17। 17 छः के 102, उसके बाद बचा क्या 8 80 हो रहा है, 17 पचे 85 यानी 65 से थोड़ा सा कम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाविक की गति क्या है। देखिए, ये धारा के दिशा में जब चल रहा है तो 8 घंटा लग रहा है। डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर। तो इसका जो धारा की दिशा में चल रहा है तो डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 समय इसको लग रहा है 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब धारा के, अच्छा ये धारा के विरुद्ध है, ठीक है, धारा के विरुद्ध, तो ये डी नहीं ये यू है, अप स्ट्रीम। अब निकालते हैं डी डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ में। 5 घंटा टाइम लग रहा है, डिस्टेंस उतना ही है 40, तो यहाँ पर 40 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है कि शांत जल में नाविक की गति। तो नाविक का गति एक्स होता है, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 8 + 5/2, ये आ जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति जब पूछता तो इसको वाई, वाई का वैल्यू कितना हो जाता 8 - 5/2, तो ये हो जाता 1.5 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रणीत ने अपनी यात्रा दोपहर 2:45 और 46 सेकेंड बजे शुरू की और वह गंतव्य पर शाम के इतना बजे पहुंचा। अनीत ने प्रणीत के इतना मिनट बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर उसके इतना देर बाद पहुंच गया। अनीत ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाया। ठीक है? ये प्रणीत शुरू किया है 2:45 और 46 सेकेंड पर, और यहाँ कह रहा है कि अनीत ने प्रणीत के कितना देर बाद शुरू किया। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, अनीत के बारे में पूछ रहा है, तो अनीत कब शुरू किया ये निकाल लेते हैं। यानी इसके 58 मिनट 40 सेकंड बाद, तो 58 मिनट 40 सेकंड इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ रहा है टाइम, क्या आ रहा है इधर 4 4 8 हो रहा है, यानी 86 सेकंड हो रहा है। ठीक है, ये जोड़ के 86 सेकंड हो रहा है। तो 86 में से 60 सेकंड को मिनट में ले लेते हैं, इधर बचेगा 26 सेकंड। 26 सेकंड यहाँ लिखते हैं और 60 सेकंड जो हुआ ये मिनट में यहाँ पर 1 मिनट जोड़ देते हैं। क्लियर है। 8 5 13 1 14, बचा एक, 8 5 4 9 1 10 हो रहा है, यानी 104 हो रहा है। उसी तरह से करते हैं, 104 हो रहा है तो इसको 60 मिनट को एक तरफ कर लेते हैं, बचा कितना 44 मिनट। तो 44 मिनट को 44 मिनट में रहने देते हैं और ये 60 मिनट को 1 घंटा में यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी 3:44 और 26 सेकंड पर अनीत ने अपना यात्रा शुरू किया है। अब देखिए, प्रणीत जो है कितना बजे पहुंचा है 4:55 4:55 और 57, क्या ये 4 है। और ये जो पहुंचा है उसके 50 मिनट 29 सेकंड बाद जो है अनीत पहुंचा है, तो 50 मिनट 29 सेकंड इसमें जोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा 9 7 16, बचा 1 5 2 7 1 8, 86 हो रहा है। तो 26 यहाँ लेंगे और 60 सेकंड को मिनट में बदल के यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये 5 1 6 हो रहा है, इधर 10 हो रहा है, यानी कि 10। तो 10 को 106 मिनट हुआ, तो यहाँ पर 46 मिनट रखते हैं और 60 मिनट को घंटा में बदल के यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 4 1 5। अब दोनों का निकल गया है अनित का, यानी अनित इतना बजे शुरू किया है इतना बजे पहुँचा है। कितना का डिफरेंस है दोनों में देखिए, सेकंड में तो डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी 26 है यहाँ भी 26 है। यहाँ मिनट में देखिए 46 मिनट यहाँ 44, 2 मिनट का डिफरेंस है। अब घंटा में देखिए यहाँ 5 है यहाँ 3 है, 2 घंटा का डिफरेंस है, यानी 2 घंटा 2 मिनट
ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका लिया हुआ है जो कि गलत है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ इसका कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो ये अपरिमेय हो गया। ये देखिए 3√12 है, यानी 12 प्रकरणी 3 है, इसका घनमूल होगा 12 का, नहीं होगा, तो ये अपरिमेय है। 4 का भी घनमूल नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है। देखिए इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 एक परिमेय संख्या है, 2 को इस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि a+1/a बराबर 3 हो तो a³ + 1/a³ बराबर क्या होगा? देखिए सिंपल सा है, 3 का क्यूब करेंगे, उसके बाद इसमें -3 × 3 करेंगे, ये हो जाएगा 27 -9 18। और यहाँ पर 2 सूत्र लिख देते हैं, याद रखिएगा। अगर a+1/a बराबर k हो तो a³ + 1/a³ बराबर होता है k³ - 3k। ठीक है, और इसी में अगर रहेगा a-1/a बराबर हमारे पास k, तो यहाँ पर पूछेगा अगर a³ + 1/a³ तो क्या हो जाएगा, k³ + 3k हो। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लग गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लग गया, दोनों में एक ही चीज़ है, सिर्फ चिन्ह का अंतर। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक 8 अंकीय संख्या इतना है 15 से पूर्णतः विभाजित है तो p का न्यूनतम मान क्या है? ये 15 से डिविजिबल है तो 5 से तो ये कट ही रहा है, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। तो 15 में क्या सब है, 5 है और 3 है, तो 5 तक क्लियर हो गया। यहाँ पर इकाई 5 है तो 5 से कटेगा ही। अब चेक करना है 3 से। तो 3 का क्या नियम होता है कि जब अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो अंक को जोड़ते हैं, कितना हो रहा है, 5 5 8 13 7 20 5 25 25 6 31 31 3 34 1 35। अंकों का योग 35 हो रहा है और पी भी है तो प्लस पी हो रहा है। तो अब बताइए इसको 3 से डिवाइड करना है, डिविजिबल बनाना है, मतलब 3 से ये कट जाए तो पी का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? पी का वैल्यू क्या सब ले सकते हैं, देखिए पहला तो 1, ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 7। ठीक है, 3 वैल्यू पी का संभव है, लेकिन यहाँ न्यूनतम मान पूछ रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, 1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगर अधिकतम मान पूछता सबसे बड़ी तो 7 होता। अगला सवाल देखते हैं। निम्न को हल करना है, ये बोर्ड मास का सिंपल सा सवाल है। देखिए मध्यम कोष्टक यहाँ से यहाँ तक है, इसको बना लेते हैं पहले। तो यहाँ प्लस है, गुना है, तो इसका सॉल्यूशन होगा 3 दूना 6, 6 4 10, 10 × 7 70, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। ये भी बोर्ड मास है। देखिए मिडिल कोष्टक यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ पर छोटी कोष्टक है। तो इसका करते हैं, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 6 में माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3। अब 3 को फिर 3 से, ये देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, 3। यहाँ माइनस है, यहाँ भाग है, तो पहले इसका करेंगे। तो अब 3 को 3 से भाग करना है तो ये कितना आ जाएगा, 1। अब ये कोष्टक खत्म। अब यहाँ पर देखिए 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 20। यहाँ बीच में माइनस है तो 20 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस दोनों का 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, 38 में 19 को माइनस करना है तो क्या बच जाएगा, 19। अब 45 को 19 में माइनस करना है, 45 में 19 माइनस करना है तो आंसर कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान कितना होगा? देखिए सिंपल सा है। देखिए 23 31 है यहाँ पर बराबर 713, दशमलव को इसमें भूल जाइए। अब इसी को ये 31 से डिवाइड करना है तो आंसर क्या आना चाहिए, 23 के रूप में आना चाहिए, यानी 23 ही आना चाहिए, लेकिन दशमलव को थोड़ा देखना है। तो 23 सब में है, दशमलव देख लेते हैं सिर्फ। तो यहाँ 4 अंक के दशमलव, पहले दशमलव है, ठीक है, और नीचे 1 अंक है। तो 1 अंक इधर कट जाएगा तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा खिसक के, यानी 3 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक हो रहा है, यहाँ दशमलव है, तो ये सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 6 छात्रों के एक समूह में किसी परीक्षा में भाग लिया, ठीक है, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुए। नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह का औसत अंक 3 से बढ़ जाता है। नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत से कितना ज़्यादा है? ठीक है, देखिए इस सवाल को लॉजिक से हल करिए कि 6 छात्र था, ठीक है, इसका कुछ औसत होगा और एक छात्र और शामिल हुआ तो कितना छात्र हो गया, 7। अब क्या हुआ है,
जो एवरेज था पहले उससे 3 बढ़ गया, यानी एवरेज में जो वृद्धि हुआ है +3 का हुआ है, ये नया छात्र के आने से। तो नया छात्र अपने साथ कितना अधिक लाया, यानी पहले जो औसत था ही जो भी था उससे अधिक लाया है। कितना अधिक लाया है? 7 गुना 3 करेंगे तो वो हमारे पास संख्या निकल के आ गया 21, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉजिकली इसको सोचना है कि ये छात्र था पहले से, एक नया आया जिसके कारण सबका औसत 3 बढ़ गया है। तो 6 पहले से था, एक शामिल हुआ तो छात्र कितना हो गया? 7 हो गया। अब 7 छात्र होने के बाद क्या होगा कि सभी का एवरेज 3-3 बढ़ गया है, यानी पहले जो भी एवरेज होगा, मान लेते हैं x होगा, तो अब कितना हो गया है? x+3 हो गया होगा, यानी 3 का वृद्धि हुआ है। तो टोटल जो अपने साथ एक्स्ट्रा अंक लाया वो कितना लाया है? 7 या 21, और 21 एक्स्ट्रा अंक हो गया, और पहले जो एवरेज को मैनेज किया इन्होंने वो भी होगा, जो कि इससे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सवाल में डेटा उतना नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वो अपने साथ एक्स्ट्रा कितना लाए। तो कितना अधिक है? 21, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी? ठीक है, देखिए ये दो तरीका से इसको, दो विद्यार्थी मान लीजिए इसको सॉल्व कर रहा है। एक वो विद्यार्थी जिसको वर्गमूल याद है, यानी वर्ग उसको याद है, तो वो देखते ही बता देगा कि 2800 से कम, यानी 2800 से घटाना है तो 2800 से कम, जस्ट कम कौन सा वर्ग संख्या, तो वो बता देगा 2704, जो कि 52 का स्क्वायर है। तो आंसर लगा देगा कि 2704 चाहिए तो कितना माइनस करना होगा? 96। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गलत आंसर लिया है, इस पर ध्यान मत दीजिए। ये तो वो हो गया। अगर मान लीजिए इसी में डेटा रहता कि यहाँ पर घटाना के बदले जोड़ा जाए तो क्या होता? तो वो विद्यार्थी के लिए जिसको वर्ग याद है, तो वो कह देता है कि 2809, ठीक है, एक वर्ग संख्या है जो कि है 53 का। तो सिंपल सा है कि 2800 में 9 जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाता 9। अब वो विद्यार्थी इसको सॉल्व कर रहा है जिसको वर्ग बिल्कुल याद नहीं, तो वो क्या करेगा? 2800 का वर्गमूल निकालेगा इस तरह से भाग दे करके। पहले 5 से लगाएगा, 5 बार में 25 जाएगा, 3 बचेगा, 0 उतरेगा दोनों, 5 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 10। अब ये 2 बार में लगाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 204। इसके पास शेषफल कितना आ रहा है? 96। इतना करने के बाद वो आंसर लगाएगा 96। तो यहाँ पर इसको कम टाइम लगा इसको, तो इसीलिए वर्ग को कम से कम 1 से 60 तक तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, तो सवाल को मिनटों का सवाल सेकेंडों में सॉल्व करके आपको आंसर दे देगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये लास्ट सवाल था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।